हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ऑनलाइन क्लासेस पे ऊपर एक और नए चैप्टर के साथ में हम आ गए हैं। बेसिकली ये एक और नया चैप्टर नहीं है, एक और नई वीडियो है, बट जो इसी चैप्टर का आपका जो सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो पार्ट नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये जो स्टोरी है वो दो बच्चों के ऊपर स्टोरी है। दो पोवर्टी गरीब जो वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये स्टोरी है। एक का नाम है साहिब आलम। उसकी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इस चैप्टर की ऑथर एनिस जंग ने उसके ऊपर एक स्टोरी लिखी है, उससे बातचीत के ऊपर। वो पूरी क्लास है, प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। एंड ये जो पार्ट होने वाला है, सेकंड पार्ट, ये रहेगा एक लड़का है मुकेश, उसके नाम के ऊपर। और वही सेम एक्सपीरियंस एनिस जंग ने ही अपना ये एक्सपीरियंस इस पार्ट के अंदर बताया है मुकेश के साथ में। ठीक है दोस्तों। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके ऐसे छोटा मोटी एक हेल्प जो रहेगी, सब्सक्राइब हमें बहुत हेल्पफुल रहती है, हमें बहुत मोटिवेट करती है और अच्छा कंटेंट और अच्छा पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो लॉस्ट स्प्रिंग मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। लॉस्ट स्प्रिंग के वर्ड का मतलब क्या है, इसका चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है, और इस चैप्टर का नाम पूरा नाम स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, यानी जो कुछ बच्चों से अपना बचपना छीन लिया गया, उसके ऊपर ये स्टोरी है। ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट नंबर 2। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इस पार्ट का जो हेडलाइन है, जो टॉपिक है, वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। बेसिकली वो जो बच्चा होता है, मुकेश जो बच्चा होता है, उसका सपना होता है एक कार मैकेनिक बनने का। कार मैकेनिक जो कारों को रिपेयर, कारों को ठीक करते हैं, वो बनने का उसका सपना होता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम, इस पार्ट का हेडलाइन है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है दोस्तों, चलिए। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। ओन मास्टर यानी खुद का मालिक। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। वो कहता है मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई हु इज हियर, एनिस जंग। वरना दोस्तों ये आई यहाँ पे एनिस जंग, हमारे इस चैप्टर की ऑथर। तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हें कुछ भी पता है कार्स के बारे में। वो कहता है कि हाँ, मैं आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीख लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहता है लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई, यानी सीधा मेरी आंखों में घूरते हुए उसने बोला कि हाँ मैं सीख लूंगा कार, तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its Bengal। दोस्तों मुकेश जो है, मुकेश कहाँ से है दोस्तों? ये वो वाला मुकेश नहीं है जो हर एक पिक्चर के वो थिएटर में स्टार्टिंग में आता है, ये वो मुकेश नहीं है। तो ये हमारे इस चैप्टर का कैरेक्टर है। तो दोस्तों मुकेश कहाँ से है? फिरोजाबाद। और ये एरिया एरिया कहाँ पड़ता है? दिल्ली के अंदर ही ये एरिया है। ठीक है। अब क्या बोलता है कि हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज। दोस्तों ये जो मिराज है, ठीक है, मिराज का मतलब क्या होता है? एक, आप मान लीजिए डिल्यूजन जिसको अपन बोलते हैं, एक भ्रम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये मिराज खाने वाला मिराज नहीं है, कोई मत खाइएगा। इस मिराज में क्या होता है कि मान लीजिए कभी आप किसी रेगिस्तान वाले इलाके में जब आप जाते हैं और आप बहुत देर तक उसमें से भटकते रहते हैं, तो दूर से एक समुंदर, उस रेगिस्तान में पानी का एक एरिया दिखता है, पर वो एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता है। वो आपके दिमाग का एक भ्रम होता है, एक वहम होता है, उसी को हम मिराज कहते हैं। तो वो ऐसा क्यों बोल रही है? जो मुकेश के सपने को एक मिराज, एक भ्रम क्यों बता रही है? कि वो जो सपना देख रहा है कार सीखने का, कार मैकेनिक बनने का, वो एक भ्रम है उसके लिए। क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद एक स्लम एरिया है जो किस चीज़ के लिए फेमस है? बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए दोस्तों? चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बनाने के लिए? चूड़ियाँ, जो अपन हाथों में पहनती हैं महिलाएं, उनको चूड़ियाँ बनाने के लिए वो जगह फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, यानी हर दूसरा उस फिरोजाबाद की फैमिली से जो वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों में से बैंगल चूड़ियाँ बनाने में लगा रहता है, काम में इंगेज्ड है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसिस वेल्डिंग। यानी ये जो एरिया है, वो जो फिरोजाबाद का एरिया है दोस्तों, वहाँ पे कई पीढ़ियाँ बीत गई वहाँ के लोगों की इस काम को करने में।
किस काम को करने में, चूड़ियां बनाने के लिए। और वो पूरे भारत का सेंटर है, यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी सप्लाई चेन होगी पूरे भारत में वहां से चूड़ियों की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ लिया चूड़ियां बनाने के लिए। ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द विमेन इन दी लैंड इट सीम्स। पूरे भारत में जितनी भी औरतें, जितनी भी महिला हैं, उनके लिए चूड़ियां यहाँ से बनती है, फिरोजाबाद के एरिया से बनती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, यानी मुकेश की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है जो चूड़ियां बनाती है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with the high temperatures. ग्लास फर्नेसेस यानी दोस्तों, यानी जो ग्लास की जो फैक्ट्रियां होती है वो। तो आपको पता है कि भारत के अंदर चाइल्ड लेबर एक इलीगल है, यानी 14 साल की उम्र के कम, कितने, 14 ईयर से लेस देन के बच्चों को अगर आप किसी काम में एंगेज करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, चाइल्ड लेबर एक्ट। ठीक है दोस्तों, चाइल्ड लेबर इसको कहलाते हैं। तो उनमें से जो जो भी वहाँ पे उनके पेरेंट्स, जो भी लोग वहाँ काम करते हैं उस एरिया में, उनको नहीं पता होता है कि उनके जो बच्चे इस काम में एंगेज्ड हैं, ये काम करवाना उनसे इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या है दोस्तों, इलीगल। ठीक है, हाई टेम्परेचर इन dingy cells without air and light that the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अगर दोस्तों वहाँ के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में अगर मालूम पड़ जाए, और जैसे ही वहाँ पे जो सरकार ने जो कानून बनाया है उन बच्चों के लिए, जो चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया है, अगर वो वहाँ पे लागू हो जाए तो कम से कम 20,000, कितने, 20,000 चिल्ड्रन जो है वहाँ पे उनको वो फ्री हो जाएंगे ऐसे बंधन से, ऐसे मुख से, जो हर रोज गर्मा गर्म हॉट जो गर्म भट्टियां होती है उनके सामने बैठते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, गर्म हवा उनके मुंह के अंदर जाती है, सांसों के अंदर। कई बार तो ऐसा भी क्या एकदम बंद अंधेरा कमरे ऐसा होता है, तो कम लाइट की वजह से कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों की अपनी आंखों की रोशनी चलेगी, देखना बंद कर दिया, ब्लाइंड हो गए। ठीक है, यहाँ भी लिखा है लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, लूजिंग द ब्राइटनेस यानी उनकी आंखों की रोशनी। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बिंग रीबिल्ट। अब रीबिल्ड यानी अब क्या होता है, वो जो मुकेश है, मुकेश एनिस जंग को, ऑथर को अपने साथ लेके चला जाता उसका घर दिखाने के लिए। ठीक है, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज। स्टिंकिंग लेन्स का दोस्तों मतलब होता है गंदी नालियां, बदबूदार नालियां। स्टिंकी लेन्स यानी बदबूदार नालियां, और जो बदबूदार जो गलियां होती है ना जिसके अंदर कचरा कूड़ा पड़ा होता है, तो वैसे गार्बेज में पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स विथ, ऐसे दोस्तों, ऐसे इनको स्लम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, क्या कहते हैं दोस्तों, इनको स्लम्स, ऐसे जो जो झुग्गी झोपड़ियां होती है ना, आप देख सकते हैं इनको, इनको स्लम्स कहते हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, वॉबली डोर्स यानी टूटे फूटे डोर्स, यानी जिनमें से बहुत जो आवाज आती है ना, ऐसे चूर चूर की आवाज आती है, वैसे क्रम्बलिंग वॉल्स। क्रम्बलिंग यानी दोस्तों तो दरार, ऐसे जो कुछ क्रैक्स नहीं पड़े होते कि इनमें, कच्चे पक्के मकान जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ऐसे ऐसे दरवाजे हैं टूटे फूटे, नो विंडोज, कोई खिड़कियां ही नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट। ठीक है, उस घर को देख के एनिस जंग को कैसा लगा कि जैसे कि एक तो इतना छोटा सा घर, ना कोई ढंग की सुविधा है, ठीक है, ना उसके पास ढंग का घर, ना गेट है, ना खिड़की है, और दीवारों में ऐसे क्रैक्स पड़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, यानी उनके अंदर ह्यूमंस, इंसान भी रह रहे हैं और उन्हीं के अंदर जानवर भी रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग एंड एनिमल्स, जानवर भी साथ में रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए भेड़ बकरी कुत्ते वगैरह किसी ने रख रखे होंगे, ऐसे आ जाते हैं जो वहाँ पे तो नॉर्मली स्लम्स के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि साथ में रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग इन प्रीमियल स्टेट। प्रीमियल स्टेट का नहीं दोस्तों मतलब होता है जैसे पुराने जमाने में, प्रीमियल का मतलब होता है पुराना, ये दो वर्ड से बना है। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है दोस्तों पुराना।
जैसे जो कई सदियों से जो चलता आ रहा होता है उसको प्रिमिटिव कहते हैं, पुरानी सोच। और यहाँ एवल का मतलब होता है टाइम पीरियड। जैसे आप में से कई बच्चे जो आर्ट्स में से किसी ने कभी इतिहास पढ़ा होगा, तो हम इतिहास को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जैसे मिडाइवल, एंशियंट, मॉडर्न। तो मिडाइवल यानी बीच का हिस्सा, मिड यानी बीच का, एवल यानी एरा, तो बीच का एरा। तो वैसे ही प्रिमेवल स्टेट का मतलब होता है पुराना जो स्टेट था, पुराने जो टाइम था, वैसा एनिस को लग रहा है जहाँ पे इंसान और जानवर साथ में रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे किसी एक घर के सामने रुकती है। बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। जैसे वो अपने पैर से ऐसे उसको धक्का मारती है उसके गेट को, और वो गेट जो ऐसे बहुत कमजोर सा होता है वो तो खोल लेती है। और खोलने के बाद वो क्या देखती है, वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक। हाफ बिल्ड यानी आधा बना बना हुआ घर था। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैट्स विथ डेड ग्रास, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स। स्पिनिच का मतलब क्या होता है दोस्तों? पालक। पालक की सब्जी हम सब खाते हैं, वो उसको बोलते हैं स्पिनिच। पालक, ठीक है। On the ground in large aluminum platters are more chopped vegetables, a frail young woman in cooking the evening meal for the whole family. अब होता क्या है, जैसे ही एनिस वो अपना गेट खोलती है, वो क्या देखती है कि फ्लोर पे कुछ तो एक साइड में भूसा, कुछ सूखी घास पड़ी हुई है, ठीक है, डेड ग्रास, सूखी घास। इज अ फायरवुड स्टोव। दोस्तों फायरवुड स्टोव का मतलब क्या होता है, आप लोग सबको पता होगा, चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा, जो आज भी कहीं गांव में आप जब कभी आप जाओगे आपको देखने को मिलेगा। तो उसको, जैसे गांव का चूल्हा होता है, ठीक है, उसमें अपन फूक मार के उसमें आग लगाते हैं, उसमें खाना बनता है, गांव देहात में आज भी बनता है। तो वैसा वो देखती है कि एक चूल्हा है, उस चूल्हे के ऊपर स्पिनच, पालक की सब्जी बन रही है कढ़ाई के अंदर, और नीचे कुछ टोकरी में कुछ और वेजिटेबल्स भी पड़ी है, सब्जियां पड़ी है, ठीक है। अ फ्रेल यंग वुमन, फ्रेल यंग वुमन यानी एक जवान औरत, जवान लड़की कहूंगा दोस्तों, जवान लड़की वो दिखती है। इस कुकिंग द इवनिंग में, यानी शाम का खाना वो बना रही है उसके पूरे परिवार के लिए। फ्यू आइज फिल्ड विथ स्मोक, फिल्ड विथ स्मोक यानी जो चूल्हा होता है वो होता तो देखो दोस्तों लकड़ियों पे है, तो लकड़ियों का धुआं उसकी आंखों में जाता हुआ दिख रहा है। अभी आगे पता पड़ेगा कि वो लड़की कौन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सेम देख रहे हैं, ये चूल्हा, ठीक है। शी स्माइल्स, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। यानी वो जो लड़की जो ये जो खाना बना रही है, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है, ठीक है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, यानी वो ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, छोटी उम्र की है। शी हैज बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। बहू तो आप सभी में से जानते होंगे, ठीक है। बहू कौन है, तो वो उसके घर की, उसकी कमांड, मतलब वो घर की इकलौती बहू है, सारा कमांड उसके ऊपर है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन। 3 मैन कौन कौन? एक तो इसका हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश खुद, और मुकेश के फादर। इन तीनों का चार्ज, इन तीनों की देखभाल कौन करती है? ये विमेन। इसका नाम नहीं बताया गया है अभी तक। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her well closer to her face. ये तो आई थिंक आप लोग में से कई लोग समझ गए होंगे अगर ये वीडियो देख रहे हो। तो इसमें जैसे ओल्डर मैन यानी कोई घर का बड़ा आदमी जैसे ही कमरे घर के अंदर आता है, तो जो लेडी है वो दरवाजे के पीछे जाके घूंघट लगा लेती है, अपना फेस कवर कर लेती है। ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ पे यही रीत है, एज कस्टम डिमांड्स, देखा, यही रीत, जैसा कि जैसा रिवाज है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर। इम्पोवरिस्ड का मतलब होता है दोस्तों गरीब। नहीं, बड़ी की मात्रा आएगी, गरीब, ठीक है। तो आप लोग भी काफ़ी परिचित हो गए इस रीत से कि जैसे ही हमारे घर की जो बहू बेटियां होती है, जैसे ही घर में कोई बड़ा आता है, बेसिकली बहू होती है घर में, जब जैसे ही कोई बड़ा आता है, कोई जेठ हो गया, ससुर हो गया, उनके आती है अपने सर पे वो पल्लू ढक लेती है, घूंघट कर लेती है। तो वो रीत को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे ही कोई ओल्डर एल्डर मेल
या एल्डर मेल, ठीक है। एल्डर यानी दोस्तों बड़ा, जवान या अपनी उम्र से बड़ा, उसको एल्डर कहते हैं, छोटे को यंगर कहते हैं। तो जैसे कोई एल्डर मेल आता है तो वहाँ की बहुएं अपना वेल यानी अपना घूंघट ढक लेती है, ऐसी रीत। और वो एल्डर मेल कौन होता है? वो एक इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर होता है। इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर यानी गरीब चूड़ियाँ बनाने वाला होता है, वो उसका ससुर ही होता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ maker, and he has failed to renovate a house, and his two sons managed to do his teach them what he knows, the art of making bangles. अब इसमें क्या बताती है एनिस, क्या बताती है, वो जो मुकेश के जो पिताजी है वो भी एक बैंगल मेकर ही है, वो भी एक चूड़ी बनाने वाला आदमी है। वो उसमें ऐसा बताती है कि वो अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, वो अपने बच्चों को बचपन में ढंग की स्कूल, ढंग की शिक्षा भी प्रोवाइड नहीं कर पाया, पर जो बेस्ट वो क्या कर सका, उसने अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को चूड़ियाँ बनाना जरूर सिखाया अच्छे से, बहुत। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये उसने उनको सिखा दिया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब पिक्चर में कौन आई है? मुकेश की दादी माँ। एक पूरा पारिवारिक माहौल है दोस्तों, ठीक है, जहाँ पे मुकेश का बड़ा भाई, मुकेश की भाभी, मुकेश के पिताजी, मुकेश की दादी और एनिस जंग भी, ये लोग सब है। तो जैसे ही वार्तालाप चलता है, इधर से मुकेश की दादी बोलती है कि ये उसके कर्म है। क्या है? कर्म। ये उसकी किस्मत है, डेस्टिनी, किस्मत है। और कौन कहती है? ग्रैंड मदर। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। यानी वो ग्रैंड माँ, जो उसकी जो दादी माँ है, उन्होंने खुद अपने पति को यानी मुकेश के दादाजी को अपने सामने यही काम करते हुए देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो स्वर्गवासी उन्होंने, और वो अंधे हो गए काम करते करते। गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी जब वो ग्लास को जब आप पॉलिश करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से दोस्तों निकलते हैं, वो पार्टिकल्स आंखों में चले जाते हैं और आपको अंधा बना देते हैं। तो ये पीरियड भी मुकेश की दादी माँ ने देखा है अपने पति को अंधा होते हुए। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन? गॉड गिवन लीनेज यानी दोस्तों कि इम्प्लाइज, उसमें क्या बोलती है कि भगवान ने हमें जिस कुल में, जिस वर्ग में पैदा किया है, क्या उसको तोड़ा जा सकता है? लीनेज यानी लाइन, जैसे एक बाय एक जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, क्या उस काम को तोड़ा जा सकता है? क्या उस पीढ़ी को तोड़ा जा सकता है? और ये क्या मानते हैं कि किसने दिया है? भगवान ने हमें ये काम करने के लिए यहाँ दिया है, स्कूल में पैदा कराया। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in the फिरोजाबाद। क्या बता रहे हैं कि बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाली कास्ट में पैदा होने पर उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं, कुछ और इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियाँ देखी हैं। चाहे वो उनका यार्ड यानी उनके खुला मैदान हो, उनके बगीचे हो, उनकी गलियां हो, हर जगह उन्होंने सिर्फ चूड़ी ही देखी है। क्या देखी दोस्तों? सिर्फ चूड़ियाँ। और कहाँ पे? फिरोजाबाद के लोगों ने। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, अब स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी ये ऐसे जो ये चूड़ियाँ बनी है ना, ऐसे करके चूड़ियाँ होती है, इनको स्पाइरल्स ऑफ बैंगल कहते हैं, एक साथ लगी हुई है। तो कौन से कलर की है? सनी गोल्ड, ऐसे ये वाली, ये सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, ऐसे ये ग्रीन वाली भी है, रॉयल ब्लू या रॉयल ब्लू देख सकते हैं, पिंक भी है। अब ऐसे डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ वहाँ पे बनती है। और ये कहाँ से इंस्पायर होती है? 7 कलर्स ऑफ रेनबो lie in the mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। तो इसे वहाँ पे बेचने के लिए, इनको ऐसे मान लीजिए ठेले पे खींच के एक आदमी उनको लेके जाता है बेचने के लिए या उनको बनाने के लिए, पूरा प्रोसेस बताया बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि वो जो चूड़ियाँ बनाते हैं वो किस कलर में बनाते हैं और कहाँ से इंस्पायर होते हैं? 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी रेनबो के जो 7 रंग होते हैं उस वे में उनसे इंस्पायर होकर वैसे कलर्स और चूड़ियों के बनाते हैं। शैंटी टाउन, छोटे टाउन के अंदर वो जो जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर
fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. ठीक है, अब इसमें क्या वो जो पिक्चर बता रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिताओं के साथ में इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कैसे रात रात भर वो बैठ के लालटेन की लैंप के नीचे वो जैसे मान लीजिए चूड़ी ऐसे गोल बनती है, इनके टुकड़ों को वेल्ड कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं पूरा सर्कल बनाने के लिए। तो ये पूरी ऐसी प्रक्रिया रात की जो मान लीजिए नाइट शिफ्ट जो करते हैं छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में, वो इसमें बताया गया है। देयर आईज देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। यानी सोच लीजिए वो इतना अंधेरे में रहना सीख गए हैं, इतना अंधेरे में उन्होंने काम कर लिया है कि उनकी जो आंखें हैं ना वो अब अंधेरे में रहने के हिसाब से एडजस्ट हो गई है, जितना कि वो तब लाइट में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे ही वो लाइट में जाएंगे तो उनको बहुत तेज रोशनी लगेगी, उनको एकदम से चक्कर, मान लीजिए कुछ भी अजीब होगा उनके साथ में, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे के लिए अडेप्ट हो चुकी है, उन्होंने अंधेरे के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है। दैट इज वाई they often end up losing their eyesight before they become adults। यानी इसी वजह से अक्सर जो वहां के बच्चे हैं वो अपनी आईसाइट, वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं, ठीक है, अडल्ट यानी बड़े होने से पहले ही। सविता, a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glasses। सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ना, ऐसे एक के बाद एक जब जोड़ते हैं उनको सोल्डरिंग कहते हैं। अब सविता नाम की एक और कैरेक्टर आया है इसके अंदर, एक यंग गर्ल है, पिंक कलर की ड्रेब यानी फेडेड, कह सकते हैं उसको आप, थोड़ा फीका कलर, फेडेड, ठीक है। वो एक मान लीजिए अब जो सविता है ये एक यंग औरत है, इसने पिंक कलर की, लाइट पिंक कलर की फेडेड ड्रेस पहन रखी वो, और वो एक एल्डरली वुमेन यानी कोई एक बूढ़ी औरत है उसके पास में बैठी हुई है, और वो क्या काम कर रही है? सोल्डरिंग कर रही है, ग्लासेस को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, यानी वो इतना स्मूथ, इतना फटाफट काम कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन काम कर रही हो। आई वंडर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन। अब दोस्तों इसमें क्या होगी? सैंटिटी यानी उसकी पवित्रता, यानी उसकी इम्पोर्टेंस, यानी वो आइनिस ऐसा कह रही है कि ये जो सविता, जो लड़की है जो काम कर रही है, ये जो चूड़ियाँ बना रही है, कि ना क्या इसको पता भी है कि क्या वो जो चीज़ बना रही है वो इनके लिए कितनी पवित्र है, कितनी अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि आगे जाके उसको भी ये चूड़ियाँ पहननी है, जब इसकी शादी होगी, जब इसका सुहाग हो जाएगा, उसको भी चूड़ियाँ पहननी है। वहीं पे कहती है, ठीक है, इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन्स सुहाग। ये जो चूड़ियाँ हैं दोस्तों वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इंडियन औरतों की, भारतीय महिलाओं का सुहाग को, जब शादी हो जाती है तब औरतें यहाँ पे चूड़ियाँ पहनती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, ऑस्पिशियसनेस का मतलब होता है बहुत भव्य, बहुत पवित्रता को शादी में ये निभाती है, बताती है ये चूड़ियाँ। इट विल डाउन ऑन हर सडनली one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर पूरा एक शादी का जोड़ा जैसा होता है। जो महिला होती है वो अपने शादी में जो ड्रेस्ड अप होती है, लाल रंग की ड्रेस पहन के आती है, चूड़ियाँ होती है, बड़ी बड़ी मेहंदी लगी होती है हाथों पे, आप लोग भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। तो उस दिन जब शादी के जोड़े में ये सविता आएगी तब उसको पता पड़ेगा ये जो मैं चीज़ बना रही हूँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। दोस्तों ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। ये तो हो गया फीमेल दुल्हन, ये होता है दोस्तों ग्रूम, इसका मतलब होता है दूल्हा। लाइक द ओल्ड विमेन बिसाइड हर हु बिकेम एन वन मैनी ईयर्स अगो, कि वो भी एक दिन दुल्हन बनेगी। कैसी बनेगी? जैसे उसके बगल में वो जो बूढ़ी अम्मा बैठी है वो कई साल पहले बन चुकी है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। यानी वो क्या सिंबलाइज कर रही है कि उसके हाथ में आज भी चूड़ियाँ हैं, वो जो चूड़ियाँ बना रही है उसके हाथ में आज भी है, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो जो चूड़ियाँ वो जो अपने सुहाग के लिए पहनती है, उन चूड़ियों को बनाते बनाते उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है दोस्तों, ठीक है। अब उस पर क्या बोलती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy, she has not enjoyed
even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब उसमें क्या होता है, वो जो सविता होती है उसमें कहती है कि हमको एक वक्त का पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता है। आप क्या बात कर रही, तो उसके लिए कहते हैं कि मुझे एक पेट भर खाना मिल जाए, वही बहुत है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है। इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन ऑफ जॉय, यानी बहुत किसी खुशी में नहीं, एकदम उसकी खुशी झड़ चुकी है, ड्रेन हो चुकी है, एकदम सैडनेस में वही चीज कह रही है। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन अ फुल मील इन एंटायर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में उसने कभी एक फुल टाइम की मील, तो सकते हैं कि अपन तो 2 वक्त की रोटी के लिए बात करते हैं, एक वक्त की रोटी भी उसने पूरे पेट भर के कभी नहीं खाई। इतनी इतनी पोवर्टी, इतनी गरीबी है वहां पे। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, ये वही है जिससे वो रह गई, वो वंचित रह गई। हर हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। अब ये जो बूढ़ी अम्मा है, ये उसकी कहानी है, ये वो बता रही है कि मैंने कभी आज तक एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। उसी का हस्बैंड, उसी का आदमी क्या बोलता है कि है ना, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं आता सिवाय चूड़ी बनाने के, सिवाय चूड़ी बनाने के मुझे कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, यानी मेरे जीवन का जो अचीवमेंट है, मैंने ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक घर बना लिया है जिसके अंदर मेरा परिवार रहता है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब इसमें कहता है कि है ना, अब ऐसा क्या है ना, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक सोचता है कि यार उसने क्या अचीव कर लिया, इतना कुछ अचीव किया है वो दूसरे ने फेल किया है। इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड, यानी आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों आज के इस जमाने में मकान घर बनाना कितनी बड़ी बात है। और ये बात तो होती फिरोजाबाद की, जहाँ पे कच्चे पक्के टूटे मकान, छत नहीं होती है, वैसे एरिया में उसने एटलीस्ट एक मकान तो बना लिया है, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्यों ना हो, होनी भी चाहिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। यानी ये हर एक घर घर की कहानी है कि वहाँ पे उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिजनेस को, कोई और बिजनेस करे, बस उनके पास जो ही ऑप्शन है वो है चूड़ियाँ बनाने का ऑप्शन। क्या बनाने का दोस्तों? चूड़ी बनाने का। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उनके पास और कुछ पैसा नहीं है कि वो कुछ और काम कर सके इस काम के अलावा। द यंग मैन echo the lament of their elders, little has moved with time it seems in फिरोजाबाद। यानी echo the lament of their elders, यानी उनके बड़े जैसे उनको छोटे बच्चों को जो काम बोलते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, ये इसी काम में लगे रहो, वो उसको कॉपी कर लेते हैं, वही काम में वो लग जाते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, अब यानी अब जो छोटा बच्चा है वो अडेप्ट हो गया है, वो समय के साथ साथ सीख गया है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में ऐसा लगता है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। यानी कई साल तक ये सेम काम करने से क्या हुआ है, जो वहाँ के लोगों की जो एम्बिशन है, जो उनका जो सपना देखने की इच्छा है, वही मार दी गई है। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, गरीबी सपने देखने से रोक देती है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्स इन टू अ कोऑपरेटिव, यानी ये कौन बोलती है? एनिस बोल रही है। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। दोस्तों फोर फादर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज, बाप का भी बाप का बाप, दादा और परदादा को फोर फादर्स कहते हैं। अब यहाँ पे एनिस जंग कुछ लोगों से क्या बोलती है कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, यानी कोऑपरेटिव यानी तुम खुद अपनी ऐसी कोई शॉप या अपनी कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं खड़ी कर लेते हो जिसमें तुम इनको डायरेक्ट बेचो। तुम ये जो मिडिल मैन के विशेष ट्रैप में, इस ट्रैप में मान लीजिए ये एक बंदा ये यहाँ पे बैंगल बना रहा है, क्या बना रहा है? बैंगल। और यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कस्टमर है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये बना रहा है 10 रुपये का बैंगल, ठीक है, और ये यहाँ पे बेच रहा है 12 रुपये का, 2 रुपये कमा लिए। अब वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे एक आया मिडिल मैन, उन्होंने इससे लिया 12 में, आगे खरीद रहा है, वो बेच रहा है 20 में, तो यहाँ पे इसको तो सिर्फ 10 रुपये, अभी भी इसको 2 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर तुम डायरेक्ट कस्टमर से डील कर लो, ये मिडिल मैन को छोड़ दो, तो तुम इस विशेष साइकिल से शायद ऊपर आ पाओ, शायद तुम थोड़ा और अच्छा कमा पाओ, ठीक है।
Even if we get organized, we are the ones who will be held up by the police, beaten and dragged to the jail for doing something illegal. दोस्तों ये डर है, कई गरीब लोगों का ये डर है कि इसमें भी वही सेम लाइन आई है कि भले ही चलो हम ये चीज़ कर भी लेंगे, कौन सी चीज़, ये मिडिल मैन को हटाने वाली, उसके बावजूद भी हमें पुलिस के द्वारा घसीट के जेल में पटक दिया जाएगा जैसे कि हम कुछ इलीगल काम कर रहे हो, इस चक्कर में वो ऐसा कहते हैं। यानी उनके अंदर डर है, उनको उनको भरोसा नहीं सिस्टम पे। देयर इज नो लीडर अमंग देम, यानी वहाँ, और दूसरा वहाँ पे एक लीडर की कमी है। यानी मान लीजिए कोई एक लीडर हो, कोई एक ऐसी आवाज हो जो उन सब की आवाज इकट्ठा करके आगे तक पहुंचा सके और उन्हें एक डायरेक्शन दे सके ढंग का, ऐसा कोई लीडर उनके पास नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी ऐसा कोई भी जो उन्हें हेल्प कर सके, यानी जो अलग तरीके से चीज़ों को उनको दिखा सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, यानी वही हालत है, वो कहना चाह रही कि उनकी वही हालत है जो उनके पिताओं की थी, यानी जो उनके पिताश्री की थी, यानी वो भी बेबस थे और ये भी बेबस हैं। दे टॉक endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, यानी वो ऐसे एक स्पाइरल में फंसे हुए हैं जो एक एंडलेस है स्पाइरल है। वो कहाँ से, वो जो गरीबी से, फिर वो जाता है एपेथी, एपेथी यानी दोस्तों होता है इनडिफरेंट, जिनको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो जाता है ग्रीड, लालच, और फिर वो जाता है इनजस्टिस, यानी इंसाफ, सॉरी नॉट इंसाफ, इंसाफ का उल्टा अन्याय, ठीक है, इनजस्टिस मिलता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दोस्तों गरीबों की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, आपको पता है, ना सरकार उन पर ध्यान देती है, ना कोई और उन पर ध्यान देता है। तो वो सेम लाइन यहाँ पे कही गई है, ठीक है। एपैथी मतलब होता है इनडिफरेंट, यानी इसमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहेगा, ठीक है दोस्तों। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, यानी उनकी बात सुनने के बाद एनिस जंग को क्या, दो अलग दुनियाएं दिखी। कौन सी दुनिया है? वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born, the other, अब दो वर्ल्ड है ऐसे, मान लीजिए दो वर्ल्ड एनिस को दिख रहे हैं, ये वन और ये टू। तो उसमें वो क्या देखती है कि पहले वर्ल्ड में वो क्या देखती है कि उसमें एक फैमिली है जो ये बिलीव करती है, वो एक विशेष चीज पे बिलीव करती है। क्या है वो चीज? कि हम जिस कास्ट में पैदा हुए हम वही काम करेंगे, हमें यही लीनेज है, यही हमारा काम है। क्या काम है? चूड़ियाँ बनाना, बैंगल्स बनाना। एंड अ वेब ऑफ पॉवर्टी, दोस्तों वेब ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी का जाल। जाल, आपने वेब का मतलब होता है जाल बना, जैसे मान लो वो जो मकड़ी होती है ना, वो एक जाल बनाती है, वो वेब बनाती है, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, यानी स्टिग्मा यानी जो उनको बताया गया है, जो एक फिक्स, जो कई सालों से चलता आ रहा है, वो स्टिग्मा। और दूसरी कौन सी है? द अदर, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। यानी एक तो जिन्होंने खुद ने बिलीव कर लिया है कि हम इसी कास्ट में हम ये काम करेंगे, दूसरे जो परेशान है दूसरे लोग से, किनसे? साहूकार से। तो दोस्तों साहूकार क्या होते हैं? जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो वहाँ के रिवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनको साहूकर कहते हैं। तो वो वहाँ के साहूकर से परेशान है। मिडिलमैन, मध्य आदमी जो होता है, जो अपना कमीशन खाता है, उससे परेशान हो जाते हैं। पुलिस, पुलिस का डर है, पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है, उनसे वो लोग बर्डन है, दबे हुए हैं। कीपर्स ऑफ लॉ, कीपर्स ऑफ लॉ कौन है दोस्तों? हमारे जो न्यायालय होता है या फिर जो पार्लियामेंट होती है, वो कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ को हाथ में रखती है। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट को करते हैं रिप्रेजेंट, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वो लोग। एंड नेता लोग। आप ये पिक्चर मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। इनजस्टिस एक्चुअल में है, इनइक्वालिटी असलियत में है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, यानी इन सबका मिलके जो बोझ है वो किसको उठाना पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर वो बोझ उनको उठाना पड़ रहा है, वो उन पर उन्होंने थोप दिया है, जिसको वो वापस से नीचे नहीं, क्योंकि अब कमा के तो लाना पड़ेगा ही। तो वो ऐसा वो कह रहे हैं। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। क्या जब तक उसको समझ आई, अवेयर हुआ, उसको लगा कि ये शायद नेचुरली है, शायद यही काम हमारा है, उसने उसको अपना लिया जैसे उसके पिता ने अपना लिया था।
टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। यानी डेयरिंग जो है उसके फैमिली में, मान लीजिए उसकी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो पोवर्टी, जो गरीब होते हैं वो डेयरिंग नहीं कर सकते, उनमें वो रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. He repeats. यानी जब मैं ये डेयर जो होती है, ये जो डेयरिंग जब मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। और वो क्या बोलता है फिर से, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। उसको क्या बनना है दोस्तों? मोटर मैकेनिक, कार मैकेनिक बनना है उसको। ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न। क्या बोलते हैं, वो एक दिन एक गराज में जाएगा और वहां पे गाड़ी चलाना वो सीखेगा, गाड़ी को ठीक करना। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गराज दोस्तों बहुत दूर है उसके घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। अब उस पर भी, यानी आप कुछ सोचिए, चुनौतियां हैं उसके पास, बट वो फिर भी हर चुनौती को उंगाल के वो जाएगा। वो कह रहा है कि हाँ ठीक है गराज में जा सकता हूँ। और उस पर एनिस कहती गराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। अब उसमें फिर से एक सवाल पूछती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? यानी तुम्हें हवाई जहाज उड़ाने का भी कोई सपना है? क्या तुम्हारी इच्छा है ऐसी? ये वाला। ही सडनली साइलेंट। वो एकदम से शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और उसको कहता है कि नो, नो मेरा सपना नहीं प्लेन चलाने का। नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ऐसा नीचे देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब दोस्तों, यानी उसके मन में एम्बेरसमेंट, यानी अभी भी उसके अंदर है, उसको इच्छा है प्लेन चलाने की, पर वो क्यों नहीं चाह पा रहा? क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, फिरोजाबाद में जहाँ वो रहता है, उसने अपने एरिया के पास में बहुत सारी कार्स देखी है। क्या देखी है दोस्तों? बहुत सारी कार मोटर्स देखी है, पर इसलिए उसको कार मैकेनिक बनने की इच्छा है। पर उसने कोई प्लेन नहीं देखा, क्योंकि छोटे मोटे टाउन्स के ऊपर, उस फिरोजाबाद के टाउन के ऊपर कई प्लेन्स ऐसे उड़ते नहीं थे, इसलिए उसने कभी प्लेन्स को देखा नहीं अपने पूरे बचपन में, तो उसको वो इच्छा भी नहीं है। ठीक है, नहीं देखा तो उसकी कभी इच्छा नहीं हुई। ही इज बट हाँ, अगर वो चाहेगा तो वो ड्रीम करेगा तो वो कर सकता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। यानी भाई वो जो अक्सर वो देखा करता था अपने टाउन के वहां पे कार्स को घूमते फिरते। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। यानी कुछ ही एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर फ्लाई करते थे, ज़्यादा नहीं। बस इसी सवाल के और सवाल जवाब के बीच में ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चलिए दोस्तों, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर जो की वर्ड्स हैं उनको याद रखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आंसर राइटिंग पे भी कोई कुछ ऐसे वीडियोस लाएं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस पर विचार करके बहुत जल्द ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने 10th के और भी दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको एंड मोमेंट पे वीडियोस देख के जल्दी याद होता है, वैसे लोगों को तो फटाफट शेयर कर दीजिए। एंड अगर चैनल पर आप प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगले किसी चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।